हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग लर्निंग विद श्वेता। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कोठारी कमीशन के बाद आती है। हमने इससे पहले कोठारी कमीशन पढ़ा था, जिसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। उसके बाद उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर नेशनल पॉलिसी आई। तो पहली नेशनल पॉलिसी जो आती है वो 1968 में ही आती है, जब कोठारी कमीशन अपने रिकमेंडेशंस दे देता है। लेकिन इसके बाद और भी नेशनल पॉलिसीज आई है। दिस इज नॉट द ओनली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 is the first national policy of education. After this, two more national policies have come, which we will also understand in details in our future video lectures. तो जो सबसे पहली नेशनल पॉलिसी आती है 1968 में, इमीडिएटली कोठारी कमीशन के बाद आती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बट मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इसको नेशनल पॉलिसी क्यों कहते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जितनी भी इस कोठारी कमीशन के बाद पॉलिसीज आ रही है, इनको नेशनल पॉलिसी क्यों कहते हैं। नेशनल पॉलिसी 1968, फिर नेशनल पॉलिसी 1986, नेशनल पॉलिसी 2020 जो कि अभी सबसे रीसेंट पॉलिसी, इनको नेशनल पॉलिसी क्यों बोला जाता है। इससे पहले जितनी भी पॉलिसीज थी उनको तो नहीं कहा जाता था। तो उसके पीछे रीजन ये है जो पता होना चाहिए आपको। एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन यू शुड नो व्हाई वी एड्रेस दीज पॉलिसीज एज नेशनल पॉलिसीज, व्हाई वी यूज द वर्ड नेशनल इन देम। There were three national policies in 1968 that came immediately after the Kothari Commission. Then we had National Policy of Education 1986, which we will be studying soon after this, and National Policy 2020, which is the most recent policy. So why do we use the word national? Well, when we studied or when we discussed the Kothari Commission, we saw that we discussed एजुकेशन एट ऑल लेवल्स इलैबोरेटली। तो जब हमने कोठारी कमीशन पढ़ा था, हमने कितने सारे पॉइंट्स दिए थे। आपने वो स्लाइड्स अगर आपको याद हो तो एक स्लाइड पर मैंने इतने सारे बॉक्सेस बनाए हुए थे। उन बॉक्सेस पे मैंने बहुत सारे एजुकेशन के पैरामीटर्स लिए हुए थे। स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, education of special children, rural agricultural education, rural education, साइंस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारा डिसिप्लिन, ये सारे हमने कवर किए थे। तो कोठारी कमीशन बहुत ही इलैबोरेट पॉलिसी थी और वो पहली ऐसी पॉलिसी थी इंडिपेंडेंस के बाद जिसने बहुत कुछ कवर किया था एजुकेशन का। तो उसने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी इस कमीशन ने 1968 में गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा था। दो टाइप का डेटा था। एक तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 9000 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने एक्सटेंसिवली 17 वर्किंग ग्रुप्स थे, अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग चीजों पर काम करके रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। पूरी रिसर्च ग्राउंड रियलिटी उन्होंने प्रेजेंट की थी गवर्नमेंट के सामने। तो गवर्नमेंट के पास दो तरह का डेटा था, एक तो क्या गैप्स हैं और एक क्या करना चाहिए। तो काफी डेटा था गवर्नमेंट के पास। और कोठारी कमीशन का जो डेटा और रिकमेंडेशन था, उसके पीछे एक पर्पस था कि कंट्री को एक करना है, कोई ऐसी एजुकेशन लानी है जो नेशनली सब कुछ इंटीग्रेट करे, नेशनल इंटीग्रेशन लाए, सबको बांधे साथ में। इसलिए वो रिकमेंडेशंस इस टाइप के थे, काफी नेशनल गोल्स थे उसमें। आप कोठारी कमीशन के लेक्चर पे मेरे जाओगे तो उसमें आपको एक स्लाइड मिलेगी नेशनल गोल्स जो दिए थे कोठारी कमीशन ने, कि वैल्यूज होने चाहिए। वैल्यूज कौन सी? मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सारी वैल्यूज हो, कल्चरल हमारी इंटीग्रेट हो, चाहे वो लैंग्वेज के थ्रू हो, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, बट कुछ ऐसी एजुकेशन बने जो सबको बांधे। तो इसलिए कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही वो जब एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने, उसको स्टडी किया गवर्नमेंट ने, तब जो पॉलिसीज आनी शुरू की, उनका बेस कोठारी कमीशन ही था, उसकी रिपोर्ट ही थी। तो इसलिए ये पॉलिसीज जो थी, ये सब नेशनल इंटीग्रेशन की बात करती हैं, सब एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात करती हैं जिससे सबको एजुकेशन मिले, इंटीग्रेट भी हो नेशन और एजुकेशन मास को पहुंचे। कॉमन स्कूल सिस्टम शुरू हो, जो कि कोठारी कमीशन ने ही कहा था, सबको कंपलसरी एजुकेशन मिले। इसका आइडिया भी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट से ही मिला। तो इसीलिए कोठारी कमीशन वाज the report of the Kothari Commission was the base of all future national policies that kept coming
तो जितनी भी कोठारी कमीशन के बाद पॉलिसीज आई हैं उनका बेस था कोठारी कमीशन की रिपोर्ट, और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट नेशनल एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ मास एजुकेशन, इंटीग्रेशन, इन चीजों की बात करती है। इसीलिए जितनी भी इन कोठारी कमीशन पे जितनी भी बेस होके पॉलिसीज आई हैं वो नेशनल पॉलिसीज हैं, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक सेगमेंट को नहीं अब देख रही है। इसके कोठारी कमीशन भी किसी एक सेगमेंट को नहीं देखा था उसने। इससे पहले जो कमीशन आए थे उन्होंने बहुत अलग अलग करके रिकमेंडेशंस दिए थे। किसी ने यूनिवर्सिटी के लिए, किसी ने सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, किसी ने प्राइमरी स्कूलिंग के लिए, बट कोठारी कमीशन ने सारे लेवल्स, पूरे नेशन के लेवल्स को, एजुकेशन को कवर किया था। इसीलिए उस पर बेस होके जितनी पॉलिसीज फ्यूचर में आई है 1968 में, 1986 में, फिर 2020 में, वो भी नेशनल पॉलिसीज कहलाती हैं, क्योंकि कोठारी कमीशन की तरह वो भी सारे एरियाज को कवर कर रही हैं और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर रही हैं। दैट इज द रीजन वी कॉल दीज पॉलिसीज एज नेशनल पॉलिसी। तो जो पहली नेशनल पॉलिसी थी वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी इसलिए है ये क्योंकि कोठारी कमीशन के ही सारे रिकमेंडेशंस हैं, हार्डली कुछ नया है इसमें, सब कुछ सेम है, सारे रिकमेंडेशन सेम है। इसीलिए इस लेक्चर को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, बट मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो नए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने कोठारी कमीशन में डिस्कस किए थे वो एज इट इज सेम ही है। तो ये वाली जो पॉलिसी थी इसको हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि एक फेल्ड पॉलिसी थी। अब फेल्ड पॉलिसी क्यों थी ये हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। ये 1968 में कोठारी कमीशन ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ये पॉलिसी आ गई। अब इस पॉलिसी को कोठारी कमीशन ने ही अपना बेस बनाया था। उस टाइम पे गवर्नमेंट वाज बीइंग हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पर ये आई थी, और इस पॉलिसी को लाने का रीजन था रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन। रेडिकल मतलब बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से रीस्ट्रक्चर हो। कोठारी कमीशन भी रीस्ट्रक्चर, पूरा दोबारा एक नया स्ट्रक्चर एजुकेशन का लाना चाहते थे, और ये पॉलिसी भी कह रही थी कि रेडिकली एकदम से चेंज आए एजुकेशन में। और इस कमीशन में एक जो खासियत थी वो ये थी कि इन्होंने किस चीज पर एम्फेसिस दी, कोठारी कमीशन के किस रिकमेंडेशन पे सबसे ज्यादा इनका ध्यान था कि सबको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिले इस कंट्री में, चाहे वो स्पेशल बच्चे हों, चाहे वो गरीब बच्चे हों, चाहे वो अमीर बच्चे हों, सारे किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो एडल्ट्स हों, सब सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन। दिस वाज द मेन फोकस। ऑल्दो कोठारी कमीशन सजेस्टेड too many recommendations, but this was one of the most important, or considered to be the most important by this commission. However, this commission failed. It was not very successful because India was going through a lot of political turmoils during this period, and the focus of government was, as it has been said that the focus of that government was not so much on education, and also there was shortage of funds, and this policy was not very successful. The later policies were successful, but it still holds importance, and we cannot ignore this. We cannot avoid the discussion of this policy because of its emphasis on compulsory education for the age group 6 to 14. तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा important भी मानते हैं। तो देखो, जितनी भी हमने कोठारी कमीशन में रिकमेंडेशंस पढ़े हैं वो सब आपको याद रखने हैं, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे वो सब इस पॉलिसी ने दोबारा रिपीट करके दिए हैं, बट जो नए पॉइंट्स हैं वो मैंने इस स्लाइड पर लिखे हैं। तब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी इंडिया को, और आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ चुका था, और आर्टिकल 45 आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन टुडे आर्टिकल 45 holds a lot of importance because this is that article that talks about free and compulsory education for all children up to the age of 14 years. ये एलिमेंट्री एजुकेशन का पीरियड होता है, 6 years से 14 years तक बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे होता है। उसमें कुछ पार्ट प्राइमरी का होता है, कुछ पार्ट सेकेंडरी, लोअर सेकेंडरी का होता है, बट उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। सो एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिलने का हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और कौन से आर्टिकल में? 45। इस आर्टिकल को प्रमोट करना इस पॉलिसी का मेन पर्पस था। तो आप देखिए, इस तरह की जो रिकमेंडेशंस होते हैं, जो एजुकेशन राइट्स
और मास एजुकेशन, इस तरह की बातें करते हैं, वो हमेशा नेशन के फेवर में होता है, इसीलिए नेशनल पॉलिसीज होती हैं ये. So it glorified the importance of elementary education. It talked about, it had a vision, मतलब उसका प्लान था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सबको. और एक और चीज के लिए ये कमीशन जाना जाता है कि हैंडीकैप चिल्ड्रन जो हैं उनकी एजुकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना इसके बाद से इस कमीशन ने शुरू किया. मेन स्ट्रीम एजुकेशन, मेन स्ट्रीम क्या होता है? अब कोई भी अगर स्पेशल बच्चा है, चाहे वो किसी भी टाइप का स्पेशल बच्चा हो, डिसेबिलिटी हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, गिफ्टेड हो, सोशली डिसएडवांटेज्ड हो, किसी भी सेक्शन में वो फॉल करता हो, कैटेगरी में वो फॉल करता हो, तो उसके लिए अलग से स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है. मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है जितने भी स्पेशल कैटेगरीज में बच्चे आते हैं उनको मेन स्कूल्स में ही पढ़ाओ और मेन स्कूल्स में बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ बिठाओ और उनको वहां पर ही फैसिलिटीज दो और स्पेशल अरेंजमेंट करो कि उनका एडजस्टमेंट भी हो, एजुकेशन भी हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. अगर आप उन बच्चों को अलग स्कूल में ले जाके पढ़ाते हो तो ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये अलाउड नहीं है, ये मेन स्ट्रीमिंग नहीं है. तो मेन स्ट्रीमिंग लाने के लिए क्या करना होगा? टीचर्स को ट्रेन करना होगा. बहुत कुछ होता है मेन स्ट्रीमिंग के लिए, तो मैं थोड़ा सा आपको ये मेन स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट बताना चाह रही थी कि इस कमीशन ने इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करने की कोशिश की थी कि एक तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब जितनी भी स्पेशल सेक्शंस हैं वो सब मेन स्ट्रीम में आए. लेकिन ये पॉलिसी एक फेलियर कहलाती है बिकॉज इट कुड नॉट फुलफिल ऑल द गोल्स दैट वर हाईलाइटेड बाय कोठारी कमीशन. तो जो कोठारी कमीशन के जितने भी मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं वो सब आपको इसमें कवर दोबारा करने हैं. तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना कंफ्यूजन कुछ नहीं है. जो नए पॉइंट्स थे वो मैंने पिछली स्लाइड में बता दिए, जो रिपीटेड पॉइंट्स हैं वो अब मैंने दोबारा लिख दिए हैं. जो कोठारी कमीशन पढ़ेंगे तो ये पॉलिसी भी आपकी तैयार हो जाएगी. आप कोठारी कमीशन को अच्छे से याद करेंगे तो ये वाली पॉलिसी भी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी. तो क्या क्या उन्होंने, कोठारी कमीशन ने क्या क्या बोला था, जो इस कमीशन में भी बोला गया, इस पॉलिसी में भी बोला गया है? एक तो टीचर्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव करिए. अब जब स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की हमने बात की थी तो हमने उनकी सैलरीज, उनको आगे फ्यूचर में पढ़ने की इजाजत दें, लीव दें, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी. उनके लिए फ्रीडम, एकेडमिक फ्रीडम होनी चाहिए टीचर्स की. एजुकेशन का स्ट्रक्चर हमने दिया था कि लोअर प्राइमरी 1 to 4 था, अपर प्राइमरी 7 तक था, क्लास 7 तक था, फिर 8 to 10 हमारा लोअर सेकेंडरी था और 10 to 12 हायर सेकेंडरी था और उसके बाद कॉलेज लेवल था. 10+2+3 स्ट्रक्चर बताया था कोठारी कमीशन ने, सेम इस पॉलिसी ने भी बताया. लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था. 2 तरह के रीजन्स हो सकते हैं, हिंदी स्पीकिंग, नॉन हिंदी स्पीकिंग. हिंदी स्पीकिग में हिंदी मदर टंग है तो वो बच्चा पढ़ेगा ही, उसको इंग्लिश भी पढ़नी है और एक थर्ड लैंग्वेज कोई उसको लेनी है. फिर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज है वहां पे हिंदी आपको पढ़नी है, एक इंग्लिश आपको पढ़नी है और मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में से कोई एक आपको लेनी है. कोठारी कमीशन ने बात की थी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की इक्वलाइजेशन के लिए, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी कि सबको बराबर से एजुकेशन मिलेगी. मैंने इसको कंपेयर किया था गांधी जी की सर्वोदय सोसाइटी से, कुछ वही कॉन्सेप्ट है. वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत फोकस है कि बच्चों को स्कूल में वर्क, प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए, वर्क एक्सपीरियंस में दिया जाए, इस पॉलिसी ने भी बोला था. तो थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको करा दे रही हूँ, बट ये सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल्स में कवर किए हुए हैं कोठारी कमीशन के डिस्कशन में. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, अगर कोई स्पेशल बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, तो कोठारी कमीशन ने क्या कहा था कि एक तो 7th के बाद एक टेस्ट हो और एक 10th में टेस्ट हो ताकि जो टैलेंट है, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, एक्स्ट्रा आईक्यू, जो हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं वो आइडेंटिफाई हो पाए. क्योंकि अगर आप हाई आईक्यू वाले बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उनमें भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बाद में आ सकती हैं या वो वेस्ट हो जाएगा टैलेंट. साइंस एजुकेशन की बात की थी कि साइंस टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए और क्वालिफाइड होने चाहिए. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात की थी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज करिकुलम होना चाहिए, गांव में यूनिवर्सिटीज, रूरल एजुकेशन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स ज्यादा होनी चाहिए, हर स्कूल में उपलब्ध होनी चाहिए. टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे तो कोठारी कमीशन ने बहुत कुछ बोला है कि रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन, गेम, स्पोर्ट्स होने चाहिए. एडल्ट एजुकेशन में कोठारी कमीशन ने कहा था कि
एडल्ट एजुकेशन में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होने चाहिए ताकि विमेन और मेन सब जो एजुकेशन से छूट गए हैं, जिनका रिश्ता टूट गया है एजुकेशन से, दोबारा वो एटलीस्ट पढ़ना लिखना उनको आए। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए तो बोला ही है इस कमीशन ने, इस पॉलिसी ने, कोठारी कमीशन ने भी कहा था और इस पॉलिसी ने इसको काफी हाईलाइट किया था। तो जितने भी हमने कोठारी कमीशन में रिकमेंडेशंस पढ़े हैं वो मैंने जल्दी से आपको बता दिए। वो आप डिटेल में मेरे उस पिछले वाले वीडियो पे जाएंगे तो आपको वो सारा डिटेल में डिस्कशन दोबारा मिल जाएगा। याद रखने वाली नए पॉइंट्स कौन से हैं? सिर्फ इतने हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल 45 इन्होंने ग्लोरीफाई किया है। एलिमेंट्री एजुकेशन, ये चाहते थे कि हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए मेन स्ट्रीमिंग हो और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज सबको मिले। तो ये सारे इसके नए पॉइंट्स भी हैं और इसके मेरिट्स भी हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी वजह से हेल्प हुआ था इम्प्रूव होने में। सोशल जस्टिस की इन्होंने बात की थी। अब जो मेन स्ट्रीमिंग है कि चाहे बच्चा हैंडीकैप्ड हो, डिसेबल्ड हो, मेंटली रिटार्डेड हो, वो मेन स्कूल में ही पढ़ेगा। मेन स्कूल में ही हमको इंश्योर करना है कि उसको सारी फैसिलिटीज और सारी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मिले जितनी नॉर्मल बच्चे को मिल रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये जस्टिस की ही तो बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की ही तो बात हो रही है। तो इस तरह की चीजों की इस पॉलिसी में बात हुई और आगे भी जो पॉलिसीज आई हैं, नेशनल पॉलिसी 86 2020, उन्होंने भी सोशल जस्टिस की बात की है। हम सोशल जस्टिस को आज भी डिस्कस करते हैं क्योंकि एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो पॉलिसी थी इसने रास्ता दिया था आगे हमारे आने वाली नेशनल पॉलिसीज का, 86 और 2020। और नेशनल क्यों यूज करते हैं, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि क्या रीजन है कि ये नेशनल पॉलिसीज है। बट ये पॉलिसी जो थी ये फेल हुई थी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था क्यों फेल हुई थी। क्योंकि एक तो उस टाइम पर गवर्नमेंट जो थी उसमें बहुत पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे और जो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस थे वो बहुत एम्बिशियस थे, मतलब बहुत इजीली फुलफिल नहीं हो सकते थे और इतने पैसे शॉर्टेज की फंड की शॉर्टेज थी उस समय इंडिया के पास, तो ये सारे बहुत जल्दी जल्दी कवर नहीं हो पाए थे क्योंकि इंडिया की ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक हालात थोड़े से बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए दिस पॉलिसी वाज अ टोटल फेलियर। बट स्टिल इट हैज इम्पोर्टेंस, स्टिल इट इज स्टडीड इन एजुकेशन। फिर भी इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि 2-3 पॉइंट्स जो इसके हैं वो ग्लोरीफाई हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट आज भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनकी वजह से इस पॉलिसी को हम आज भी पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो बाकी की 2 नेशनल पॉलिसीज हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 2020 जो सबसे रीसेंट है, इसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर्स में। So stay connected, keep posting your questions and comments in the comment section, keep watching my lectures. See you in the next video lecture. Have a nice day.